बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा सेमेस्टर 2 का नया बैच चल रहा था, तो सेमेस्टर 2 में आप आज आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रही है। ये यूनिट नंबर 4 का पहला वीडियो है और यूनिट नंबर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन। बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 यूनिट नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि आपने 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, आव्यूह वाले सवाल में आए होंगे, आव्यूह सारणिक वाले में, कि इस तरीके की कुछ समीकरण दे रखी होंगी आपको 3 और कहा होगा कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल करने का मतलब यह है कि इसमें आव्यूह बनाकर इसको सॉल्व करो और एक्स वाई जेड इसमें जो अननोन वेरिएबल है यानी कि एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो यही चीज अब आपको बीएससी में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मतलब इसी का अपर रूप पढ़ेंगे, यानी कि इसी का एक विस्तृत जानकारी हम लेंगे, चीजों को सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो इस लीनियर इक्वेशन की वीडियो में यानी कि इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक आता है कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द होमोजीनियस सिस्टम। फिर आएगा मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद में होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है। इस तरीके से फिर आपको मैं एक सवाल लेकर सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं होमोजीनियस सिस्टम। मैं यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी हुई है, इसको समझेंगे बहुत ही प्यार से। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब देखिएगा, आप ऐसा समझिएगा एक ऐसी इक्वेशन जो कि उसकी घात 1 हो लेकिन वेरिएबल उसमें 2 या 2 से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2x + 3y - 3z = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर क्या कर देता 2x² + 3x प्लस यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर या z का स्क्वायर कर देता, तब फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। बात समझ में आ गई? लीनियर इक्वेशन ऐसे ही मैंने एक जनरल लीनियर इक्वेशन बनाई है। जैसे कि ये पहली इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन का जो पहला यहाँ पर ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ y, ये -3 कोफिशिएंट ऑफ z। ऐसे ही यहाँ पर ये जो a11 है, ये पहली इक्वेशन का पहला कोफिशिएंट है। a12 का मतलब पहली इक्वेशन का दूसरा कोफिशिएंट है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे हैं, तो ये पहली इक्वेशन का nवां कोफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये पहला वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर पहला वेरिएबल आपका x है, दूसरा y है, तीसरा z है। ऐसे यदि मैं बड़ी इक्वेशन बनाऊंगा तो वहां पर मेरे पास में भाई x y z ये तो ABCD का यदि नाम दूंगा तो 26 ही रहेंगे, लेकिन यदि 26 से ज्यादा वेरिएबल हुए तो इसलिए मैं यहाँ पर नाम दूंगा ये पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, इस तरीके से आगे तक n तक गई है। ऐसे ही आपका दूसरी इक्वेशन का पहला कांस्टेंट, दूसरी इक्वेशन का दूसरा कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ये दूसरी इक्वेशन का nवां कोफिशिएंट। ऐसे ही इसको और नीचे लेकर चले जाइए, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ऐसे ही इसमें बहुत सारी इक्वेशन है यानी कि m। तो ये mv इक्वेशन का पहला कोफिशिएंट, mv इक्वेशन का दूसरा कोफिशिएंट, mv इक्वेशन का nवां कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई आपको? तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ऐसे देखे जाए तो n टर्म है, इस तरीके से गिने जाए तो इसमें m क्या है, इक्वेशंस हैं, m इक्वेशंस हैं और उसमें टर्म कितने हैं, n टर्म हैं। ठीक है, चलिएगा, ऑलराइट। अब हमने यहाँ पर क्या है, देखो नाम दे दिया है a11, a2, a12, 21, ये क्या है, ये सभी कांस्टेंट हैं। क्या है, कांस्टेंट हैं, या आप बोल सकते हो कोफिशिएंट हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने x1, x2, x3, ये क्या है, अननोन्स हैं। अननोन्स का मतलब इनकी वैल्यू हमको नहीं पता, यही तो हमको फाइंड आउट करनी होती है। अननोन्स वेरिएबल्स बोल देंगे हम इनको। तो अब यदि मैं इसमें से कोफिशिएंट की वैल्यू यानी कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाऊं, जैसे कि आपने 12th क्लास में देखा होगा, जब भी आपके पास में 3 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है, तो यदि मैं इसका मैट्रिक्स बनाता हूं, आव्यूह बनाता हूं, तो कैसे बनाता था, x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक -3, ऐसे x का कोफिशिएंट -1, ऐसे। तो उसी तरीके से यदि मैं इस वाली का, इन इक्वेशंस का कोफिशिएंट का मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या बनेगा, इनका कोफिशिएंट बनेगा। देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको
कि x1 यानी पहला कोफिशिएंट a11, दूसरा कोफिशिएंट a12, ऐसे ही आगे तक। तो a11 a12 ऐसे ही a1n, मतलब पहली इक्वेशन का nवां कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये क्या बन गए, ये आपका ऐसे देखेंगे तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ऐसे ये nवां कॉलम बन गया। ठीक है, ऐसे ये 1 2 ऐसे ही आप समझ में आ गई होगी आपको, ये दूसरा ऐसे ही आगे चलेंगे तो ये यदि देखा जाए तो इसमें m रो बन गई, यानी कितनी इक्वेशन है इसमें m, कितने टर्म हैं इसमें n, तो n इसमें कॉलम बन गए, m इसमें क्या बन गई, रो बन गई। तो इसका जो ऑर्डर है यानी कि द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये जो कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है a, इसका ऑर्डर क्या हो गया, m इंटू n, तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये आपकी इसमें से जैसे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 3x3 का, क्योंकि इसमें 1 2 3 इसमें कॉलम है और 3 ही इसमें रो है, तो रो और कॉलम कितने हैं, 3x3 का बन रहा है। तो ये इधर क्या है, m/n का। तो माना हमारे पास में कोई n कोफिशिएंट और m इक्वेशंस हैं, तब हम उसमें m इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना देंगे उसके कोफिशिएंट का। फिर यहाँ पर ये अननोन, ये x क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, ये x क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, अननोन्स वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है x, और ये o क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सभी वैल्यू कैसी हैं, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी जीरो के बराबर दे रखे थे। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो के बराबर दे रखे हैं, तो ये आपके नल मैट्रिक्स है। तब अब हमारी परिभाषा बनेगी एक सिंपल सी, यदि कोई यानी कि लीनियर इक्वेशंस की जो द ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट बाय द ax इक्वल टू 0, 0 क्या है आपका, नल मैट्रिक्स। तो यदि किसी भी ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, एक लीनियर इक्वेशंस के ग्रुप को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, वेयर ओ ये 0 क्या है, 0 इज द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हमने शुरुआत में पढ़ाया था। ठीक है, अब और ये वाली जो पहली इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है, तो इसको भी एक नाम देंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, द इक्वेशन 1, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगी। तो हमने इतना जितना तामझाम आपको कराया है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक बात निकल कर आ रही है कि ax बराबर 0 है, तो हम बोलेंगे कि वो आपका होमोजीनियस सिस्टम है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 यानी कि लीनियर इक्वेशंस का एक ग्रुप दे रखा है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से एक मैट्रिक्स बना दिया, यहाँ पर x बना दिया, यानी कि अननोन्स वेरिएबल का मैट्रिक्स बना दिया। अननोन्स इसमें कितने, x y z, 3 अननोन्स है इसमें, ऑलराइट, इसमें 0 0 है। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया, ax बराबर 0, इस रूप में, इस वाले इस ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं इस रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये वाला क्या कहलाएगा, आपका एक होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, और ये जो इक्वेशन है ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगी। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इनका सॉल्यूशन के आधार पर इनको बांटा जाता है, सॉल्यूशंस के आधार पर इनको बांटा जाता है, उसको सीखते हैं। तो यहाँ से 2 चीजें आपकी निकल कर आती हैं, जैसे कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन थी, अब इस लीनियर इक्वेशन यानी कि ये होमोजीनियस सिस्टम में जितनी भी इक्वेशंस हैं, इनको यदि मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करने के मेथड अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, आपका मैट्रिक्स बनाकर इसको सॉल्व करो, या आपको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करो, यानी किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो। यानी इनको सॉल्व करने के बाद इसमें जो अननोन्स हैं, सभी अननोन्स की वैल्यू यदि 0 आ जाए, जैसे कि मेरे पास में अननोन्स कितने थे कि x1 x2 ऐसे ही xn, इन सभी की वैल्यू आपस में 0 आ जाए, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन।
दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशंस। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि इफ द एनी अदर सॉल्यूशंस इज एग्जिस्ट्स दिस इट इज कॉल्ड द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। मतलब क्या है, इफ any other solutions is exists, if any other solution is exists, then it is called non-trivial solutions। मतलब समझ में आ गई। यदि हम ऐसी जो इक्वेशंस ये दे रखी है, जरा समझो इसमें कितने अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि ये आपके अननोन्स हैं। इन तीनों की वैल्यू यदि 0 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन आपका कैसा कहलाएगा, ट्राइवियल सॉल्यूशंस कहलाएगा। और यदि ये सॉल्यूशंस 0 ना आए, यानी कोई भी एक एटलीस्ट एक ऐसा आ जाए मान जो कि 0 नहीं है, तो ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम इसको सॉल्व करने का, देखिए यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड काम में नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी आपको मैं सिखाऊंगा, अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा, अभी देखते रहिएगा। अभी आपको सवाल कैसे आएगा पेपर में, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा जल्दी से। अब सीखेंगे हम वर्किंग रूल कि किस तरीके से हमको लीनियर इक्वेशंस के मान फाइंड आउट कर ले, यानी कि होमोजेनियस सिस्टम जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिएगा, तो हम वर्किंग रूल समझेंगे। तो वर्किंग रूल के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, ये आपका इस तरीके की इक्वेशन आपको मिलेगी। जैसे कि पहली एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें 1 2 3 या 3 से ज्यादा कांस्टेंट रहे होंगे उसमें, जैसे कि आपका 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 4, इस तरीके की इक्वेशन होती है ना। तो ये आपके कांस्टेंट, जैसे मैंने a1 a2 a3 कांस्टेंट मान ली। ऐसे यहाँ पर x y z, यहाँ पर 3 आपके अननोन्स दे रखे हैं, यहाँ पर अननोन्स x1 x2 x3 ये अननोन्स हैं। ये आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, समझ में आ गई। ये आपके कोफिशिएंट, ये आपके कांस्टेंट हैं। ऐसे यहाँ पर ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट है, ये आपका कांस्टेंट है। इस तरीके से आपकी 3 इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन है तो उसको मैं एक ये क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इसमें से मैं कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना दूं। जैसे यहाँ पर a1 b1 c1 a1 b1 c1, इधर a2 b2 c2 a2 b2 c2, इधर x3 का कोफिशिएंट ये तीनों इक्वेशन में सभी के कोफिशिएंट से मैंने एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना दी। यहाँ पर x क्या है, एक अननोन्स की मैट्रिक्स है, और b क्या है, ये आपके इसके क्या है, b है आपकी एक मैट्रिक्स है जो कि इन कांस्टेंट की बनी हुई है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यानी ये इक्वेशन किस कांस्टेंट के बराबर दे रखी है, उस कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर ये 4, इस तरीके की। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आपको जब भी मैं यहाँ पर a और b की बात करूंगा तो बात समझ जाओगे। a ये है, b ये है। b क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। x क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। a क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। समझ में आ गई। ये तीनों चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ से हमारा वर्किंग रूल पहला क्या है, देखिए वो पहला रूल क्या है, आपको सॉल्व करने का पहला रूल है आपका कि मेक ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी मैं सिखाऊंगा। बस आप ये समझ लीजिएगा कि हमको सबसे पहले वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम बनाएंगे, जैसे कि हमने सी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, वो किस तरीके से बनेगी कि ए और बी इन दोनों मैट्रिक्सों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। दोनों मैट्रिक्स को हम ज्वाइंट करेंगे तो इसी के साथ में मैं यहाँ पर ये m1 m2 और m3 इस तरह से लगा दूंगा, इसको मिटा दूंगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये क्या बन गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। हो गया, अभी और सिखा दूंगा अच्छे से, बात समझ में आ गई। इनको यानी दो मैट्रिक्स को आपस में हम क्या कर दें, ज्वाइंट कर दें, तो वही आपकी क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके,
फिर क्या करेंगे, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जो सी है, इसको क्या करेंगे, रिड्यूस सी इनटू ए इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने सिखाई थी, तो इसको हम क्या करेंगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। दो रूल आपको समझ में आ गए। पहले आपको एक सी बनाना है, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसको आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है। फिर तीसरा क्या कर रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी एंड ए, यानी कि आपको रैंक फाइंड करनी है मैट्रिक्स सी और ए की। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड सी, हमको ए और सी की मैट्रिक्स फाइंड करनी है, यानी रैंक फाइंड करनी है, मैट्रिक्स ए और सी की रैंक फाइंड करनी है। तीन रूल हो गए। चौथे में हमको चेक करना है, वी हैव टू चेक इफ रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी इज इक्वल टू एन। एन क्या है, एन को समझ लो पहले। एन क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स का मतलब यहाँ पे देखिएगा, इसमें कितने अननोन्स हैं, 1 2 3, 3 अननोन्स हैं, तो n इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पर रैंक, यदि मैं रैंक ऑफ ए, यानी कि इस रो का मतलब रैंक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, इसकी भी 3 आ जाए, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी, ये जो सी, हम इन दोनों का जो ज्वाइंट करके जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी भी रैंक आपकी 3 आ जाए, तो ये तीनों आपस में बराबर आ गए। तब हम इस कंडीशन में कहेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तब ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस एंड रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स इज कॉल्ड द, देन दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। यदि किसी मैट्रिक्स के, यानी कि आपका एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को ज्वाइंट कर दें तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे सी। तो इस सी की रैंक और इस ए की रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स, ये तीनों चीजें आपस में बराबर आ जाएं, तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और इनके x1 y1 z, यानी x1 x2 x3, इनकी जो वैल्यू आएगी कि यूनिक आएगी। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन रहेगा उसका। ऐसा नहीं है कि ये मान जैसे 1/2 और 1/3 अलग अलग 2 मान आ जाते हैं, ऐसा नहीं आएगा। केवल एक यूनिक मान आएगा जो कि उसी के लिए रहेगा, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आ गई। कंसिस्टेंसी क्या है, ये कंडीशन है कि रैंक ए रैंक सी एंड अननोन्स की जो संख्या है वो आपस में बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट कहलाएगा सिस्टम। ये वाला सिस्टम, यानी कि ये आपका पूरा लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। पांचवा, इफ रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी, रैंक ए और रैंक सी आपस में बराबर हैं लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए 2 आ जाए, यहाँ पर रैंक ऑफ 2 आ जाए, लेकिन अननोन्स की संख्या 3 है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और इससे कम है। तब हम इस कंडीशन में कहेंगे देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो x1 y1 x1 x2 x3 इनके जो मान है इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे अनंत होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है। चलिएगा, फिर अगला कंडीशन, यदि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी ये आपस में, केवल ये दोनों ही आपस में बराबर आए, केवल ये दोनों आपस में बराबर आए, देन सिस्टम इज कॉल्ड कांस्टेंट, देन द सिस्टम इज कांस्टेंट। तब आपका सिस्टम क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पर कंसिस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके। और यदि इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी ये दोनों ही आपस में बराबर ना आए, जैसे कि रैंक 2 आ रही है और इसकी रैंक 3 आ जाए, जब ये दोनों ही रैंक आपस में बराबर ना आए, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तब ये सिस्टम कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और इनकंसिस्टेंट जो सिस्टम होगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। तब उस कंडीशन में इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो
तो आई होप कि आपको ये सारी कंडीशंस सब पता चल गई। बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल आपको कराऊंगा, फिर उससे आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से सवाल आएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत ही शानदार। पहले इसको कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इस सवाल को कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? प्रूव दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है, और फिर उसके बाद में इनको सॉल्व भी करना है, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड की जो अननोन्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, उससे पहले मैंने जब वर्किंग रूल्स बताए थे तो उसमें एक चीज मैंने आपको छोड़ दी थी, वो क्या थी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो पहले उसको सीख लो कि इसमें क्या है। पहले मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखिएगा मेरे पास में एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। इनका मैं क्या करूं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं, यानी कि द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका इस तरह से A ऐसे लिख देंगे, A और B इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इस वाले मैट्रिक्स को 1 2 3 4 ये जो मैट्रिक्स है इसको इसी के साथ में क्या कर दूंगा? ज्वाइंट कर दूंगा इस वाली मैट्रिक्स को भी। 1 0 3 4, बस ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बन गया ना? बन गया। अपने आप में ये भी एक मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ये कितना था? ये 2x2 का मैट्रिक्स था, ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स था। लेकिन अब देखिएगा इसमें रो कितनी है? 1 और 1 2 है, लेकिन अब कॉलम कितने हुए? 1 2 3 4। तो ये 2x4 का एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब क्या है? ये तभी बन सकता है जब इसमें ये जो रो है ये कैसी हो? बराबर हो, यानी कि इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर हो। दूसरी चीज, हमेशा ये कॉलम पर जाकर जुड़ता है, इस कॉलम के साथ ही जुड़ेगा, ना कि आप इसके नीचे लगा दो। तो वही परिभाषा है। परिभाषा देखिए, एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज द रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग, द रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग, यानी कि यह एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट? किस चीज का रिजल्ट? द जॉइनिंग द कॉलम ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स के कॉलमों को यदि हम ज्वाइंट कर दें, तब जो रिजल्ट बनेगा वही आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। कंडीशन क्या है? हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज, जिनके, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स 2 या 2 से अधिक ऐसी मैट्रिक्स जिनकी रो बराबर है, रो सेम है, तब उनको किसी कॉलम के साथ जोड़ दिया जाए, तब जो बनेगा उनका रिजल्ट जो बनेगा उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे एग्जांपल के तौर पर और भी ले सकते हो। यदि मैं यहाँ पर सीधे सीधे इतना कहूँ x y ऐसे बोल दूं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे x और y, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। बस बात खत्म, बस इतना ही, बस इसको लिख दिया। तो वही चीज हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है? चलिएगा, ठीक, चलो ओके। अब हम इस सवाल को करेंगे। अब आपको बढ़िया तरह से समझ में आएगा सारी चीजें। वर्किंग रूल में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले क्या करना है कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब बनेगा? पहले यहां से आप इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहां से पहले ए फाइंड कर लेता हूं। ए फाइंड कर लो, तब ज्यादा बेटर रहेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तभी तो बनेगा, पहले यहां से ए फाइंड करेंगे। तो ए कैसे बनेगा? ये 2, एक्स का कांस्टेंट 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर y का कांस्टेंट -3, y का कांस्टेंट 2, यहाँ पर y का कांस्टेंट 1, यहाँ पर z का कांस्टेंट 5, और यहाँ पर z का कांस्टेंट -4, यहाँ पर z का कांस्टेंट -2। ठीक है, अब अननोन्स निकाल लो। अननोन्स कितने हैं इसमें? अननोन्स कितने हैं? अननोन्स इसमें 3 हैं, x y z, इसमें भी x y z, x y z, x y और z, ये हो गए अननोन्स। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको निकाल लो। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट देख लीजिएगा, 11 -5 और -3। ये सबसे पहले आपको क्या करना है? ये निकाल लेना है, ठीक है। अब यहां से हम क्या बनाएंगे? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। सी का मतलब किस तरह से बनेगी, ए और बी को जोड़कर बनेगा सी। तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा सी में क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 और यहाँ पे है -3 2 1 और 5 -4 -2। ये देखिएगा ये आपका ए हो गया। अब इसके साथ में हमको बी को जोड़ना है, इस वाले को। तो यहाँ पे एक इस तरह से हम खींच देंगे लाइन और ये आपका 11 -5 और ये -3, तो इसको एक ब्रैकेट में। अब ये आपकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। ठीक है, पहला दूसरे वर्किंग पर पहुंच गया। अब तीसरा क्या करना है, हमको रैंक ऑफ सी फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। सी की रैंक फाइंड करोगे तो एक ही अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि ये इसी के अंदर है। सी की हम रैंक फाइंड करेंगे। तो अब ये समझ लो कि ये आपकी कितने, 1 और 2 और 3, यानी कि ये आपकी 3/4 का मैट्रिक्स दे रखा है। अब ऐसा समझ लो, इसको भूल जाओ, 1 2 3 4, 3/4। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिखाई थी ना, सिखाई थी। 3/4 की यदि मैट्रिक्स है तो हम उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। हमको ये यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसका, ये देखिएगा, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। इसके नीचे ये वाला जो टर्म है, ये वाले जो टर्म है, ये आपस में 0 होने चाहिए। 1 2 ये तीनों के तीनों आपस में 0 हो जाएंगे, तब ये इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, और इक्विवेलेंट फॉर्म में जब कहलाएगी तब हम उसमें देखेंगे कितनी ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो हैं, उसकी वो रैंक बन जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 ये, इनको मैं 0 करूंगा। 0 करने के लिए हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, देखिएगा, ये आपको पता है ये R1 है, ये आपको पता है ये R2 है, और ये आपको पता है ये आपकी R3 है। तो हमको क्या करना है, हमको इस वाले टर्म को 0 करना है, यानी कि R2 को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R2 चेंज टू R2 माइनस इस R2, 3 में से 3 घटाएंगे तब 0 आएगी। 2 और 1 3, यानी कि R1 और R2 को जोड़ के घटा दें, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, R1 प्लस R2 को जोड़ दूं। R1 प्लस, देखिएगा, इस R3 में से R1 और R2 को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो इस 3 में से 3 जाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया पहला चेंज। और मुझे यहाँ पर भी 0 करना है, तो यहाँ पर 0 करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, R3 चेंज टू, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसमें से हम क्या, 1 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो मैं पहले यहाँ पर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी कि 3R3। अब यदि मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 में से ऊपर का 3 घटा दूं, यानी कि फिर R2 को मैं घटा दूंगा, तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। बात खत्म। पहले इतना ही काम करिएगा, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, जो चीज आपको करनी है वही काम करना। देखिए, सबसे पहली चीज कि R1 में तो कोई चेंज नहीं करना, R2 और R3 में चेंज करना, यानी कि R1 में कोई चेंज नहीं करना, तो इसको जो करते हैं रखेंगे हम। तो चलिएगा, इसको मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 -3 और 5, इस तरह से मैं इसको लगा दूंगा, और इसके आगे क्या है, 11, ये कर दिया। ठीक है, अभी मैंने R1 में कोई चेंज नहीं करा। अब ध्यान से समझो, ये मैं क्या करने वाला हूं, R2 में चेंज करने वाला हूं। इसमें R2 क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसमें R2 है ये, R2 क्या है, R2 है ये 3 2 और ये -4 ये है, और एक ये माइनस का 5 ये है R2, पूरा का पूरा मैंने R2 लिख दिया। और इसमें से मेरे को क्या घटाना है, R2 में से R1 प्लस R2 घटाना है। तो पहले तो आप R1 प्लस R2 निकालो, R1 प्लस R2, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा।
R1 प्लस R2 -3 में 1 जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 5 में -2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 11 में यदि -3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब इसमें से इसको घटा दो, यानी कि R2 में से R1 प्लस R2 घटा देंगे। 3 में से 3 गया 0, 2 में से -2, 2 में से यदि -2 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, ये -4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 हो गया। माइनस के 5 में से 8 जाएगा, -5 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 13, माइनस के ये 13 हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आई ना बात? इस तरीके से ये आ गया। ऐसे काम कर लिया करो, रफ निकाल लो, रफ पर काम कर लिया करो ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करना है आपको, R3 यानी कि पहले 3R3 निकालना, 3R3 यानी कि 3R3 बना लो। 3R3 यानी R3 ये है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इसमें करेंगे, ये भी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 3 दूनी 6, 3 की इसमें करूँगा 3 की 9। अब इसमें से क्या घटाना है, R2 घटाना है। R2 कौन सा, ये है, ये 3, ये 2, ये -4 और ये वाला -5। बात खत्म। समझ में आई ना? जो काम आपको करना है पहले वो काम आप रफ पे कर लो। 3R3 कर लिया, फिर R2 कर लिया। अब इसको घटा लो, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1, माइनस देखिए -6 में से -4 जाएगा, -6 में से घटाना है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। ऐसे ही ये -9 में से -5 जाएगा तो -9 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, -5 बचेगा। इस तरह से आ गया। ठीक है, चलिएगा, ये 2 0 आ गए, बस यहाँ पर 0 और करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर 0 ये 1 है, तो 0 कैसे आ जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 0 कैसे आएगा, आपको पता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें आप क्या कर लो, इसमें आप या तो ये 3 है, 3 की ये ऐसा करो, ये वाला 4 है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें और फिर इसको घटा दो, यानी कि R3 चेंज 4R3 -R2, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, तो चलिएगा, तो अब हमारा C क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से आप निकालेंगे। R1 और R2 में कोई चेंज नहीं करना, ये 2 -3 ये 5, इस तरह से आप इसको ऐसे कर लेंगे। ये है आपका 11, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, 0 4 -7 और -13। चेंज करना है तो सिर्फ इसमें। कैसे चेंज करना है, पहले 4R3 लिख लो, पहले ना समझ में आया करे 4R3 लिख लो, यानी कि R3 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। और इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है, यानी कि ये वाला सॉरी इस वाले में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अब इस वाले में मल्टीप्लाई करनी है। गड़बड़ हो गई भाई, हाँ देखिएगा, ये वाले में मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे नहीं लगाया, अब के हमने इस वाले पे लगाया है, 4R3 -R2, यानी इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके ये घटाना है। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 4 1 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, माइनस का 20 हो गया। अब इसमें से R2 घटाना है, R2 क्या है, 0 4 माइनस का 7 और माइनस के 13, ये घटाना है। घटाओ इसमें, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा, ये भी 0, 8 माइनस का 8 में से माइनस का 7 जाएगा, तो माइनस के 8, ये हो जाएगा प्लस के 7, तो 8 में से प्लस के 7 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, और आगे देखो, और आगे करेंगे हम, इसमें 20 में से माइनस के 20 में से माइनस के 13 घटाएंगे तो माइनस के 20, ये हो जाएगा प्लस के 13, तो कितना बचेगा, माइनस के 7 बचेंगे, माइनस के 7 बचेंगे। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, बस कितना कर लिया बहुत है। ठीक है, ये आपका माइनस के 7 बचे, बस इतना काफी। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ पर 0 बनाओगे
तो फिर यहाँ पर आपको 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और इसके साथ जोड़ोगे तो फिर ये चीज यहाँ पर आएगी, यानी कि इससे ज्यादा इसमें जीरो नहीं बन सकते, कितना भी सॉल्व कर लो आप इसको, ठीक है। तब इसमें जब जीरो नहीं बन सकते तो यही आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। ये इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लिया हमने, यही तो रूल था वर्किंग में कि सी को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां से रैंक ऑफ सी निकालेंगे, रैंक ऑफ सी यानी कि मैट्रिक्स सी, बोले तो रो सी, इसका मतलब रैंक ऑफ सी। तो रैंक ऑफ सी कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी रो हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, और इसमें ये देखिए इसमें ये यदि सभी जीरो होती तो दो रैंक होती, इसमें ऐसी कितनी रो हैं जो कि पूरी तरह से जीरो हैं, जीरो नहीं है। देखिए जीरो, ये कोई जीरो रो है नहीं, ये नन जीरो रो नहीं, नंबर ऑफ नन जीरो रो। यदि यहाँ पर ये भी जीरो और ये भी जीरो होता तो ये पूरी जीरो रो कहलाती। तो इसमें कितनी रो है ऐसी जो कि पूरी तरह से जीरो नहीं है, ना तो ये पूरी तरह से जीरो, ना ये पूरी तरह से जीरो, और ना ही ये पूरी तरह से जीरो। तो यानी कि रैंक ऑफ इसकी सी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, एक कैसी मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स थी जो कि यहाँ पे चल रही थी ना ए, ये आपकी ए थी। तो यहाँ से आपका रैंक ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा रैंक ऑफ ए, मतलब रो ए निकालेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, 3। इसमें भी चेक कर लो, ये भी आपकी कंप्लीटली जीरो नहीं है, ना ही ये जीरो है ना ही ये जीरो, क्योंकि इसमें -1 आ रहा है, तो इसकी भी रैंक 3 आ गई। अब ये चीज तीनों चीजें यानी कि ये भी 3 आ गई। अब इसमें एक और चीज निकालनी थी हमको, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि n, स्मॉल n बराबर कितने, इसमें कितने अननोन्स हैं, 1 2 3, इसमें कितने ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन्स वेरिएबल कितने, 1 2 3 हैं, तो 3। अब आपको दिखाई दे रहा है कि रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन्स, तीनों चीजें आपस में बराबर हैं। तो वर्किंग नंबर, वर्किंग रूल नंबर 3 आपको मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी एंड नंबर ऑफ एन, ये आपकी आपस में बराबर हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर आप पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप कर लोगे तो देखिएगा, यहाँ से आगे मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेयर, यहाँ पे लिखेंगे हेयर रैंक सी, यानी कि रैंक सी इज इक्वल टू रैंक ए इज इक्वल टू स्मॉल एन। सो फिर हम क्या लिख सकते हैं, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सो वी कैन से दैट, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज consistent and has the unique solution। ये चीज भी आपको लिखनी है, लिख के बताना है आपको ये पैराग्राफ कि ये जो आपका ये जो सिस्टम है ये आपका कैसा है, कंसिस्टेंट। यही चीज हमको प्रूव करनी, कंसिस्टेंट। तो यही चीज, एक चीज तो आपकी प्रूफ हो गई कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, ये चीज तो आपकी प्रूफ हो गई। अब इसके आगे थोड़ी सी चीजें और करनी है, वो मैं आपको बताऊं। अरे यहाँ से मैंने ये मिटा दिया यार, यहाँ पर क्या था, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं अभी पुराना देख लूंगा।
ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। पहले देख लीजिएगा, यही तो थी इक्लन फॉर्म, जो सी थी जो इक्लन फॉर्म में आई थी यही थी। यहीं से आपको निकाल लेना है, यहीं से आपको ए निकाल लेना है। ए आपका यही वाला था, ए यही आपका 2 0 0 -3 4 0 5 -7 -1, ये आपका ए निकला है और ये आपका बी हो गया। 11 -13 -3, ये आपका बी है। हमको यहीं से इस x y z यही अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा लेंगे, ए एक्स इंटू बी, ये वाला फॉर्म लेंगे। इसको लिख देंगे हम ए यानी 2 0 0, यह है -3 4 0, यह 5 -7 -1, ठीक है। इसके साथ में हम यहाँ पर क्या है, इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x y z इस तरह से बराबर, और यहाँ पर b क्या है 11 -13 -3। ये बहुत ही सिंपल हो जाएगी, आप देखिएगा किस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 3 इक्वेशन बनेंगे, यहाँ पर x y z की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा 2x - 3y + 5z बराबर 2x + 3y - 3y, ये वही चीज पुराने जैसी बराबर 11, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऐसे इसको 4y, तो y की जगह पर ये z की जगह पर z = ये माइनस के 13, ये समीकरण 2 मान लेंगे। और ये माइनस का z = ये माइनस का 3, ये समीकरण 3 मान लेंगे। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो z बराबर 3, एक मान निकल आया z बराबर 3। z बराबर 3 इस वाली इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 2 में, ठीक है। z = 3 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे हम, तो ये है 4y - 7 इंटू z की जगह पर 3 बराबर, ये है आपका माइनस का 13, तो ये हो जाएगा 4y 7 के 21 माइनस के 21 बराबर माइनस का 13, 4y बराबर माइनस के 13 प्लस के 21, 4y बराबर कितना हो जाए, 21 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, यानी कि आपका 8 बचेंगे। और y बराबर हो जाएगा 8/4, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2, 4 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही अब ये z और y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, तो यहां पे लिख देंगे पुटिंग y बराबर 2 एंड z बराबर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये है 2x - 3 इंटू y की जगह पर 2, फिर आपका है प्लस 5 z की जगह पर 3 बराबर 0 नहीं है, बराबर है 11। चलिएगा, ये 2x - 6 + 15 बराबर 11, 2x बराबर 11। देखिएगा ये 11 है, ये 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2x बराबर कितना 2 बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि x बराबर 1। तो यहाँ से तीनों वैल्यू आपकी निकल कर आ गई हैं हेयर, मतलब x = 1, y = 2 और z = 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका आंसर होगा, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो कि आपको चाहिए था। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में आपने सारी चीज सीख ली इस चैप्टर की। बस अब इसी में क्या है, 2-4 सवाल आपको कराऊंगा बड़े बड़े, तो उससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बस बेसिक यही था, पूरा चैप्टर भी यही है, यूनिट भी यही है, बात खत्म। इसके बाद में एक और नया चैप्टर है, उसके बाद में फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस चलाऊंगा मैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।